हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिनिक्स एड्यू चैनल। और आज आप आ चुके हैं बेटा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के लेक्चर नंबर 3 में। आगे के आपने जो 2 लेक्चर्स देखे बेटा, उससे आपका रिवीजन तो स्ट्रांग हो ही गया होगा और मैं मानती हूँ वहाँ तक मैं समझ सकती हूँ बेटा कि आपका टॉपिक भी प्रिपेयर हो गया होगा। आप लोग बेटा साथ साथ में क्या करिए, इन टॉपिक्स को लर्न करके अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में लिखना शुरू करिए। ठीक है, तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 देख रहे हैं फॉर द चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 3 क्लास 11। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ प्रोकैरियोटिक सेल। देखते हैं बेटा आज के लेक्चर में हम लोग क्या प्रोकैरियोटिक सेल को पूरा देख पाते हैं, क्योंकि है तो ये छोटा सा सेल, छोटा सा बैक्टीरिया, बट इसका जो फीचर है वो इतने सारे फीचर्स हैं। मतलब इसका स्ट्रक्चर सिंपल होने के साथ साथ इसका जो बिहेवियर है वो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है। तो हम लोग आज के लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं बेटा प्रोकैरियोटिक सेल। तो शुरू करते हैं, आज एक ही टॉपिक स्टडी करेंगे हम लोग एंड दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल। बिल्कुल आप अपनी नोटबुक एंड पेन लेके रेडी रहेंगे। जब भी आप कोई लेक्चर देख रहे हैं बेटा, वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, आपको उसकी नोट्स साथ साथ में ही प्रिपेयर कर देनी है ताकि वो चैप्टर, वो टॉपिक आपका यहीं पे प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल। स्टार्ट करते हैं, हेडिंग लिखेंगे। आप भी मेरे साथ बेटा हेडिंग लिख देंगे इसकी। तो हमारी हेडिंग हो जाएगी यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, अभी प्रोकैरियोटिक सेल हम लोग जैसे ही बोलते हैं बेटा, हमें सबसे पहले तो ये दिमाग में आएगा कि कौन कौन से वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्रोकैरियोटिक हो सकते हैं। हमने आगे की क्लास में बेटा ओवरव्यू ऑफ सेल में ये समझा था कि जिसके पास भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, मतलब अपने डीएनए के सराउंडिंग में उसके पास कोई न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है, उन्हें आप कहते हैं प्रोकैरियोटिक। तो फिर वो कौन से ऑर्गेनिज्म हैं, हमें नाम भी तो पता होने चाहिए ना। हम ऐसे किसी से बात कर रहे हैं कि आज हम लोगों ने पढ़ाई की थी स्कूल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ाया गया था, वो बोलेगा कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो आप बेटा कुछ ऑर्गेनिजम्स के नेम यहाँ पे लिख रहे हैं, आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, आप जिन्हें बताएंगे एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो शुरू करते हैं विद द एग्जाम्पल्स और रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। सबसे पहला रिप्रेजेंटेटिव बेटा जो हमें याद आएगा दैट इज बैक्टीरिया। तो जब भी आप प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ते हैं, जो सबसे पहला रिप्रेजेंटेटिव आपको याद आता है वो कौन है? बैक्टीरिया। जो दूसरा रिप्रेजेंटेटिव आपको याद आता है वो कौन है? आपके ब्लू ग्रीन एल्गी। अब बेटा जैसे ही हम लिखते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी का मतलब होता है साइनोबैक्टीरिया। तो ब्लू ग्रीन एल्गी का मतलब क्या होता है बेटा? साइनोबैक्टीरिया। ब्रैकेट ओवर करेंगे, फिर से कॉमा करेंगे। तो 2 एग्जाम्पल हो गए, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी को ही हमने क्या कह दिया बेटा? साइनोबैक्टीरिया। तीसरा एग्जाम्पल जो आप यहाँ पे याद रखेंगे दैट इज माइकोप्लाज्मा। एंड माइकोप्लाज्मा के ही ग्रुप को बिलोंग करेंगे आपके प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। कौन से? प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, जिन्हें आप शॉर्ट में कह सकते हैं बेटा PPLO। ठीक है, तो यहाँ पे 4 एग्जाम्पल्स आप लोगों ने देख लिए बेटा, कौन कौन से? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी इज ऑल्सो नोन एज साइनोबैक्टीरिया, देन mycoplasma and pleuropneumonia like organism. These are the representatives of my prokaryotic cell। ऐसा सेल जिसके पास well defined nucleus नहीं है। तो फिर हमारा सेकेंड पॉइंट बेटा वहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा सेकेंड पॉइंट वहाँ पे हो जाएगा कि ये जो हमारे सेल हैं इनके पास well defined nucleus absent है। तो यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्या है बेटा? एब्सेंट है। तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट है मतलब क्या? अगर अभी भी याद नहीं है तो ब्रैकेट में लिखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। तो जब भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है आप क्या कहेंगे बेटा? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। तो वेल डिफाइंड तभी कहेंगे जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल हैं दे आर स्मॉलर इन साइज।
एज कंपेयर्ड टू यूकैरियोट्स। तो अगर हम बेटा प्रोकैरियोटिक सेल को एक यूकैरियोटिक सेल के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे साइज कैसा हो जाएगा बेटा, स्मॉलर। दे आर स्मॉलर इन साइज। अभी स्मॉलर इन साइज हैं तो दे कैन मल्टीप्लाई एट अ फास्टर रेट। तो दे कैन मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई एट अ फास्टर रेट। तो फिर से एक बार बेटा, जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके सेल का साइज एज कंपेयर टू यूकैरियोट्स कैसा रहेगा, स्मॉल रहेगा। और मल्टीप्लिकेशन की बात आएगी तो हर बार थोड़ा ना पीछे छूट जाएगा, वो तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करेगा बेटा, फास्टर रेट से करेगा। तो स्मॉलर इन साइज एंड मल्टीप्लाई एट अ फास्टर रेट एज कंपेयर टू यूकैरियोट्स। तो इतने फीचर्स हमने पहले याद कर लिए। प्रोकैरियोट्स के कौन कौन से, हमने रिप्रेजेंटेटिव देखा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट है वो पॉइंट देख लिया हमने, स्मॉलर इन साइज है एज कंपेयर टू यूकैरियोट्स एंड कैन मल्टीप्लाई एट अ फास्टर रेट। तो यहाँ पे इनका जो स्ट्रक्चर होगा बेटा, स्ट्रक्चर इज सिंपल। स्ट्रक्चर कैसा है बेटा, सिंपल है। बट इनका जो बिहेवियर रहेगा, दे आर कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। बिहेवियर कैसा हो जाएगा बेटा, कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे जो बिहेवियर होगा इन सेल्स का वो कॉम्प्लेक्स होगा। क्यों कॉम्प्लेक्स होगा, भले ही उनका स्ट्रक्चर सिंपल है बेटा, बट दे कैन हैव वैरायटी ऑफ न्यूट्रिशन, दे कैन कंज्यूम वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो एज अ ग्रुप जब आप बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल की, तो न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं तो मैक्सिमम हमें कहाँ पे दिखता है बेटा, आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास। तो न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इनका इतना ज़्यादा है और हर एक टाइप के न्यूट्रिएंट को मेटाबोलाइज करने के लिए एक अलग पाथवे प्रेजेंट है। मतलब क्या बेटा, मैंने अगर मान लीजिए स्टार्च खाया तो मेरे सेल के अंदर स्टार्च का ब्रेकडाउन चल रहा है, कहीं ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है, ग्लूकोज फर्दर एटीपी फॉर्मेशन के लिए जा रहे हैं। अगर हमने प्रोटीन खाया, प्रोटीन का ब्रेकडाउन करके अमाइनो एसिड बने। तो जैसा न्यूट्रिएंट वैसे एंजाइम्स रिक्वायर्ड। तो एज अ ग्रुप आपका प्रोकैरियोटिक सेल अगर आप देखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल है, बट वो सिंपल सा स्ट्रक्चर इतना सारा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो करेगा आपको। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हम यहाँ याद रखेंगे, स्ट्रक्चर इज सिंपल एंड बिहेवियर इज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब चलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पे हम लोग पहले तो एक काम करते हैं, ये बताते हैं कि जो आपका न्यूक्लियर एनवेलप था वो तो बेटा है नहीं, तो डीएनए के आसपास में सराउंडिंग में कोई मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। बट उसका जो साइटोप्लाज्म है, अगर उसके सराउंडिंग में भी कोई एनवेलप नहीं होगी तो जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है उसकी एक बाउंड्री प्रेजेंट नहीं रहेगी, और बाउंड्री तो वेरी मच रिक्वायर्ड है। तो साइटोप्लाज्म के सराउंडिंग में एक एनवेलप प्रेजेंट है, तो सिंगल एनवेलप सिस्टम। यहाँ पे इन्हें हम क्या कहेंगे बेटा, सिंगल एनवेलप सिस्टम। कौन सा एनवेलप प्रेजेंट है बेटा इनके पास, तो इनके पास प्रेजेंट है सेल एनवेलप। कौन सा एनवेलप प्रेजेंट है, सेल एनवेलप। हमेशा याद रखेंगे बेटा प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास कितने एनवेलप सिस्टम प्रेजेंट है। आप आराम से बोलना सबको, न्यूक्लियर एनवेलप एब्सेंट है, सिर्फ एक ही एनवेलप है, दैट इज सेल एनवेलप। तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल के पास कितने एनवेलप सिस्टम, हाउ मेनी एनवेलप सिस्टम्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, तो आंसर इज सिंगल एनवेलप सिस्टम। अब आ जाते हैं हम लोग बेटा सेल एनवेलप। हमने लिख तो दिया कि सिंगल एनवेलप सिस्टम में कौन सा एनवेलप है, सेल एनवेलप। नाउ द सेल एनवेलप इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। सेल एनवेलप 1 है बट उसके पास बेटा 3 लेयर्स प्रेजेंट है। तो अब हम लिख रहे हैं कि ये जो सेल एनवेलप है इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। एंड वो लेयर्स कौन कौन से हैं बेटा, तो जब लेयर्स की बात करते हैं तो सबसे पहला लेयर, आउटर मोस्ट लेयर इज ग्लाइकोकैलिक्स। तो ये हो गया मेरा आउटर मोस्ट लेयर। तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल एनवेलप इज ग्लाइकोकैलिक्स। जो उसके बाद प्रेजेंट है, मतलब आपके ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर कौन सा लेयर प्रेजेंट है, तो आप सीधा कहेंगे बेटा सेल वॉल।
तो सेल वॉल हो जाएगा आपका मिडल लेयर। फिर उसके बाद क्या प्रेजेंट है, तो इनर मोस्ट लेयर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ध्यान से देखो बेटा, इनर मोस्ट लेयर हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मिडल लेयर हमारा हो गया सेल वॉल और आउटर मोस्ट लेयर हमारा हो गया ग्लाइकोकैलिक्स। तो आपका सेल एनवेलप इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्रॉम विच प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इनर मोस्ट, सेल वॉल इज मिडल वन एंड ग्लाइकोकैलिक्स इज द आउटर मोस्ट कवरिंग। नाउ बात करते हैं बेटा, पहले सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम, ग्लाइकोकैलिक्स की। तो ग्लाइकोकैलिक्स एक म्यूकस का कवरिंग है। किसका कवरिंग है बेटा, सीधा हमें याद आना चाहिए, जैसे ही ग्लाइकोकैलिक्स बोला हमें याद आना चाहिए म्यूकस। अब ये जो म्यूकस का कवरिंग है, इट कैन बी थिन लूज। अगर थिन लूज है बेटा तो हम कह देंगे इट इज स्लाइम लेयर। If the glycocalyx covering is thin and loose, then it is known as slime layer, and if it is thick and tough, तो आप उससे बेटा कहेंगे कैप्सूल। तब हम लोग उससे क्या कहेंगे, कैप्सूल। अभी इसमें याद रखिए बेटा, मेन फंक्शन ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स इज टू मेक द सेल स्टिकी। तो आपका जो स्लाइम लेयर है, आप याद रखेंगे पतला सा लेयर ग्लाइकोकैलिक्स का, तो फिर यहाँ पे एक स्टिकी कैरेक्टर प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे बेटा, वो स्टिकी कैरेक्टर। तो जैसे ही आपने लिखा स्लाइम लेयर, आपको याद आना चाहिए स्टिकी कैरेक्टर। तो ये हो गया आपका स्टिकी कैरेक्टर। कैप्सूल विल हाइड द बैक्टीरिया। हाइड बैक्टीरिया किससे छुपाएगा बेटा, जब आपका बैक्टीरिया एज अ पैथोजन एंटर करता है होस्ट के अंदर, तो वो एंटीबायोटिक से हाइड कर रहा है, इम्यूनिटी से हाइड कर रहा है, राइट, किसी दूसरे पैथोजन से हाइड कर रहा है बैक्टीरिया को। तो बैक्टीरिया को हाइड करने के लिए कौन सा लेयर है, कैप्सूल। स्टिकी कैरेक्टर प्रोवाइड करने के लिए कौन सा लेयर है बेटा, स्लाइम लेयर। ग्लाइकोकैलिक्स का थिन लूज कवरिंग इज स्लाइम लेयर, thick tough covering is capsule. Glycocalyx itself is made up of mucus. ठीक है, तो आउटर मोस्ट लेयर ग्लाइकोकैलिक्स इज डन। आ जाते हैं बेटा सेल वॉल पे। यहाँ पे जो बैक्टीरियल सेल वॉल है, इट इज मेड अप ऑफ शुगर एंड अमाइनो एसिड्स। क्या याद आना चाहिए हमें, शुगर प्लस अमाइनो एसिड्स। इस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, वी कॉल इट पेप्टिडो ग्लाइकन, और यू कैन कॉल इट म्यूरिन। तो या तो आप बेटा उसे पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडो, वर्ड पेप्टाइड इज रिलेटेड टू अमाइनो एसिड्स, तो अमाइनो एसिड की चेन प्रेजेंट है, मतलब पेप्टाइड चेन प्रेजेंट है बेटा। तो जैसे ही आप बोलेंगे अमाइनो एसिड्स, आपको आधा वर्ड याद आ जाएगा पेप्टिडो। अब आप कह रहे हैं बेटा शुगर, तो शुगर से बनी हुई चेन, बहुत सारे मोनोमेरिक शुगर से बनी हुई, जैसे कि ग्लूकोज 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 अटैच हो गया, तो बहुत सारे शुगर जब अटैच होते हैं बेटा, तो हम लोग उससे कहते हैं ग्लाइकन। तो दोनों को मिला के साथ में हम क्या कहेंगे बेटा, हम कह देंगे उसे पेप्टिडोग्लाइकन। अब उसी पेप्टिडोग्लाइकन लेयर का सेकेंड नेम क्या है बेटा, म्यूरिन। क्या नाम है, म्यूरिन। क्योंकि जब हमने शुगर की बात करी बेटा, तो यहाँ पे 2 शुगर प्रेजेंट हैं। कौन कौन सी 2 शुगर प्रेजेंट है, शॉर्ट फॉर्म्स याद रखेंगे, NAG, NAM। NAG एक बार मैं आपको फुल फॉर्म बता देती हूँ, याद नहीं भी रहेगा देन ऑल्सो इट्स ओके। आपको प्रोकैरियोटिक सेल में इतना नहीं याद रहा, आपको याद रहा बेटा सेल वॉल इज म्यूरिन, पेप्टिडोग्लाइकन, शुगर, अमाइनो एसिड्स, काफ़ी है। तो NAG का फुल फॉर्म है बेटा N एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, एंड NAM का फुल फॉर्म है बेटा N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ठीक है, तो ये हो गया बेटा सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। तो सेल वॉल हो गया डन। इसके बारे में थोड़े से फीचर्स हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। आ जाते हैं हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। अभी इन तीनों लेयर्स में से बेटा जो लिविंग लेयर है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा लिविंग लेयर है। किसी भी सेल को बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये दोनों नहीं होंगे चलेगा,
ग्लाइकोकैलिक्स नहीं है, इट विल डू। ग्लाइकोकैलिक्स के साथ साथ सेल वॉल भी नहीं है, इट विल डू। बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एवरी सेल। आपको कोई लिविंग सेल ऐसा नहीं दिखेगा बेटा जिसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही ना हो। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है बेटा व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ लिविंग सेल और आपको सिलेक्ट करना है, तो आप सिलेक्ट क्या करेंगे बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, चलिए यहाँ पे आ जाइए। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इट इज द ओनली लेयर हु इज गोइंग टू इंटरैक्ट विथ आउटसाइड एनवायरमेंट। ये इंटरैक्ट करेगा बेटा विथ आउटसाइड एनवायरमेंट। तो सेल किस तरह से पता लगाएगा कौन सा मॉलिक्यूल एंटर करेगा, कौन सा एग्जिट करेगा? तो हु इज गोइंग टू रेगुलेट इट? योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल सिलेक्ट सर्टेन मॉलिक्यूल्स, इट विल सिलेक्ट सर्टेन मॉलिक्यूल्स फॉर एंट्री एंड एग्जिट, फॉर एंट्री एंड एग्जिट। तो इसका मतलब परमिएबल तो है, चीजें मूव कर रही है मतलब परमिएबल है, बट सिलेक्ट कर रहा है कुछ चीजों को, तो सिलेक्टिविटी दे रहा है परमिएबिलिटी के साथ साथ, तो इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। क्या कहेंगे हम लोग? सिलेक्टिवली परमिएबल। बेटा जब भी हमने कहा सिलेक्टिवली परमिएबल तो उसका मतलब क्या हो गया? इट विल सिलेक्ट सर्टेन सॉल्यूट्स। किसे सिलेक्ट करेगा बेटा? इट विल सिलेक्ट सर्टेन सॉल्यूट्स फॉर मूवमेंट। कुछ को अलाउ करेगा, सर्टेन सॉल्यूट्स आर अलाउड एंड सर्टेन आर रिजेक्टेड। ये याद रखेंगे हम लोग। तो हमारा कौन सा लेयर है विच प्रोवाइड सिलेक्टिविटी? इट विल बी योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखो बेटा इस स्लाइड को, सिंगल एनवेलप सिस्टम आपके पास प्रेजेंट है। उस सिंगल एनवेलप सिस्टम को हम क्या कहते हैं बेटा? वी कॉल इट सेल एनवेलप। Again your cell envelope is divided into 3 layers, which are they? Glycocalyx, cell wall and plasma membrane। चलिए चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे। एक कंपोनेंट हमने पढ़ लिया प्रोकैरियोटिक सेल का, सेल एनवेलप हो गया डन। अब आते हैं उसके मेन डीएनए पे, जो उसका जेनेटिक मटेरियल है, जो सेल की सारी एक्टिविटीज़ को क्या करेंगे बेटा? कंट्रोल करेंगे। तो सबसे पहले मेन कंपोनेंट से शुरुआत करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे बेटा उसका न्यूक्लियोइड। क्या पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे? न्यूक्लियोइड। तो आपका जो प्रोकैरियोटिक सेल है, यहाँ पे डीएनए इज नेकेड, इट इज नॉट कवर्ड बाय एनी काइंड ऑफ मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिख दीजिए डीएनए इज नेकेड। अब ये जो नेकेड डीएनए है, ठीक है, उसके आसपास में कोई मेम्ब्रेन नहीं है, वही आपके प्रोकैरियोट का मेन क्रोमोसोमल डीएनए है। एज सच क्रोमोसोम जैसा कोई स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होगा, बट इफ वी आर कंपेयरिंग प्रोकैरियोट्स विथ यूकैरियोट्स, फॉर एग्जांपल यूकैरियोट्स में हम लोग, तो वी हैव टोटल 46 क्रोमोसोम्स। तो इसी तरह से आपके प्रोकैरियोट्स के अंदर अगर किसी को एग्जाम्पल देना है कि कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं, तो वी कैन से कि प्रोकैरियोट्स हैव सिंगल क्रोमोसोम। तो फिर ये हो गया उसका मेन जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक का मतलब क्या हुआ बेटा? जिसके पास सारे जीन्स प्रेजेंट हैं। जीन्स क्या होते हैं बेटा? एक छोटा सा फ्रेगमेंट डीएनए का विच इज गोइंग टू फॉर्म प्रोटीन। A short segment of DNA which is going to form protein is known as gene। तो सारे जीन का जो कलेक्शन होता है उसे हम कहते हैं जीनोम। तो आप यहाँ पे बेटा न्यूक्लियोइड को और एक नाम देंगे और आप इसे कह देंगे जीनोमिक डीएनए, और यू कैन कॉल इट क्रोमोसोमल डीएनए। क्या कह रहे हैं हम लोग बेटा? जीनोमिक डीएनए और वी कैन कॉल इट क्रोमोसोमल डीएनए। अब आप ये सोच रहे हैं बेटा मुझे पता चल गया है कि तब से बोले जा रहे हैं डीएनए डीएनए डीएनए, बट ये डीएनए है कैसा? ये जो डीएनए है इसके पास प्रेजेंट है 2 स्ट्रैंड्स। कितनी स्ट्रैंड्स रहेंगे बेटा? 2 स्ट्रैंड्स। तो हो गया वो डबल स्ट्रैंडेड। आपने कहीं 8, 9, 10th में बेटा ये स्टडी किया था, आपका वॉटसन एंड क्रिक मॉडल याद करिए, ऐसा डीएनए ड्रॉ किया था हमने। ठीक है, तो इसे ही हम लोग कैसे लिखते हैं बेटा? अब कैसे लिखेंगे आप? डबल स्ट्रैंडेड। तो क्या ये ऐसा सीधा 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 ही प्रेजेंट होगा? नहीं, सर्क्युलर होगा। तो डबल स्ट्रैंडेड होने के साथ साथ डीएनए कैसा है बेटा? सर्क्युलर डीएनए।
कितने डीएनए हैं? ओनली वन। कितने डीएनए हैं बेटा? ओनली वन। तो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, सिंगल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। एग्जाम में कंफ्यूज करेंगे बेटा, अगर आपको लिख के दे रहे हैं सिंगल स्ट्रैंडेड, बिल्कुल गलत। तो आप क्या टिक करेंगे बेटा? सिंगल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। नंबर इज वन, स्ट्रैंड कितनी? दो। सर्कुलर या लीनियर? तो आप कहेंगे सर्कुलर। तो सिंगल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए इज फाउंड इन योर प्रोकैरियोट्स। आपने कितने नाम रखे बेटा? फटाफट देखेंगे एक बार। नेकेड डीएनए, जीनोमिक डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए। दिखता कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। क्या ये क्लियर है बेटा? अभी ये हो गया आपका पूरा मेन डीएनए, राइट? इससे एक्स्ट्रा, इन एडिशन टू दिस जीनोमिक डीएनए, in addition to this chromosomal DNA, in some bacteria, सब बैक्टीरिया के पास सारे स्पेशल फीचर्स नहीं दे सकते। घर में भी जितने मेंबर होते हैं बेटा, सबको ही अलग अलग होता है, सबका टैलेंट अलग अलग होता है, राइट? तो यहाँ पे भी इन सम बैक्टीरिया, इन एडिशन टू योर क्रोमोसोमल डीएनए, एक और एक्स्ट्रा डीएनए प्रेजेंट है, एक और एक्स्ट्रा डीएनए प्रेजेंट है, जिसे आप कहते हैं बेटा प्लाज्मिड। क्या कहते हैं हम लोग उसे? प्लाज्मिड। तो यहीं पे बेटा एक और टॉपिक हम पढ़ेंगे एंड दैट इज प्लाज्मिड। तो जैसे ही हम पढ़ेंगे बेटा प्लाज्मिड, हम लोग उसे डिफाइन करते हैं पहले। तो आप प्लाज्मिड को कैसे डिफाइन करेंगे? प्लाज्मिड इज स्मॉल इन साइज। पहली चीज आपने क्या याद करी कि जो आपका मेन जीनोमिक डीएनए है उसके कंपैरिजन में जो प्लाज्मिड का साइज है बेटा, इट इज स्मॉल। प्लाज्मिड का साइज कैसा है? स्मॉल। तो इट इज स्मॉल इन साइज, अगेन डबल स्ट्रैंडेड। अब देखो बेटा टेक्निक बताती हूँ। डबल स्ट्रैंडेड जब हमने लिखा तो ब्रैकेट में लिख लो यहीं पे डीएस। तो जब भी लिखा हुआ है डीएस, आप मतलब क्या समझेंगे बेटा? डीएस का मतलब होता है डबल स्ट्रैंडेड। तो ये हो गया आपका स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड। सर्कुलर और लीनियर, तो आप कहेंगे सर्कुलर। सारे फीचर्स मैच कर रहे हैं, बट ये है मेन क्रोमोसोमल डीएनए, तो वो हो जाएगा बेटा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। फिर से देखो एक बार डेफिनेशन पूरी रीड करो। फिर से एक बार बोलते हैं डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है बेटा? स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। उसे हमने क्या कह दिया बेटा? प्लाज्मिड। उसे हम मेन जीनोमिक डीएनए नहीं कह रहे हैं, याद रखना। हम उसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए नहीं कह रहे, हम लोग उसे क्या कह रहे हैं बेटा? प्लाज्मिड। अब हमने पहले ही कहा कि प्लाज्मिड सबके पास प्रेजेंट नहीं होगा। ये एक ऐसा स्पेशल फीचर है, एक ऐसा स्पेशल कंपोनेंट है विच इज फाउंड ओनली इन फ्यू बैक्टीरिया। ठीक है? तो जब भी प्रेजेंट रहेगा, स्पेशल स्ट्रक्चर है, तो वो कुछ यूनिक फीचर्स, ऐसे फीचर्स जो बाकी बैक्टीरिया के पास ना हो, ऐसे कुछ फीचर्स इम्पार्ट करेगा हमारे उन बैक्टीरिया को। ठीक है? तो प्लाज्मिड व्हेनेवर प्रेजेंट, हम कैसे लिखेंगे बेटा? इफ प्रेजेंट। जब भी लिखा हुआ दिख जाए इफ प्रेजेंट, मतलब ये नहीं कह सकते हम कि प्लाज्मिड आर प्रेजेंट ऑलवेज इन ऑल द बैक्टीरिया, नहीं। इफ प्रेजेंट प्लाज्मिड विल कन्फर, इट कन्फर्स। कन्फर्स नहीं याद रहता है बेटा, तो याद रखो गिव्स। तो इट कन्फर्स स्पेशल फीचर्स और यूनिक फीचर्स टू सेल। तो जहां पे भी प्रेजेंट है बेटा, उस सेल को आपका प्लाज्मिड एक यूनिक फीचर इम्पार्ट कर रहा है। मान लीजिए कि हमारे पास प्रेजेंट है आर प्लाज्मिड, दैट इज रेजिस्टेंस प्लाज्मिड। एग्जाम्पल लिखती हूँ बेटा मैं, आर प्लाज्मिड, वेयर आर स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। आर स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स।
तो अगर आर प्लाज्मिड प्रेजेंट है, माई बैक्टीरिया इज रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, मतलब उस पे एंटीबायोटिक्स की कोई इफेक्ट नहीं रहेगी बेटा। एंटीबायोटिक्स वो केमिकल हैं जो बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं, अभी के लिए सिंपल रखते हैं बेटा। एंटीबायोटिक्स वो प्रोडक्ट्स हैं जो आपके बैक्टीरिया को किल कर सकती है। तो अगर आपके बैक्टीरिया के पास आर प्लाज्मिड प्रेजेंट है तो उस पे बेटा एंटीबायोटिक की कोई इफेक्ट नहीं है, वो किल नहीं होगा, वो सरवाइव करेगा। क्या ये क्लियर है? और इन्हीं आर प्लाज्मिड की हेल्प से, ऐसे ही कुछ प्लाज्मिड की हेल्प से वी आर एबल टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशंस। तो हम लोग ऐसे ही प्लाज्मिड की हेल्प से बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशंस को मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये किसका फंक्शन है बेटा? आपके प्लाज्मिड का। तो हम लोग प्लाज्मिड की हेल्प से जब हम लोग हमारे बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म करते हैं, ट्रांसफॉर्म मतलब क्या, उसके अंदर हमने एक और नया जीन इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो आपका बैक्टीरिया तो बदल गया, उसका ओरिजिनल जीन नहीं है, उसके पास एक और एक्स्ट्रा जीन प्रेजेंट है, तो वो बैक्टीरिया हो चुका है ट्रांसफॉर्म। तो हम ट्रांसफॉर्मेशन को देखने के लिए, पता करने के लिए बेटा, ढूंढने के लिए, मॉनिटर करने के लिए किसे यूज़ करते हैं बेटा? प्लाज्मिड। और ये पूरा कंसेप्ट बेटा हम पढ़ते हैं कहाँ पे? इन 12th इन दी चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका रिपीट होगा, तब आपको बस इतना याद रखना है कि मेरे जो ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया है उन्हें देखने के लिए मेरे प्रोकैरियोटिक सेल के पास ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो हेल्प करेगा, एंड दैट कंपोनेंट इज प्लाज्मिड। तो हमने यहाँ पे बेटा दोनों डीएनए कवर कर लिए। वन इज योर न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड हो गया, प्लाज्मिड हो गया, तो आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए डन है। सेल एनवेलप डन, डीएनए डन। ठीक है, अब आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशंस पे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बेटा। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंशंस। तो अब हम हेडिंग देंगे बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंशंस, या आप कह सकते हैं बेटा इनवेजिनेशंस। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी योर प्रोकैरियोटिक सेल इज हैविंग 2 प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंशंस। सबसे पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन का मतलब क्या है? आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक इनर लेयर था, मान लीजिए दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एट सम पॉइंट वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो गया। दिख रहा है बेटा? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मान लीजिए ये साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म की डायरेक्शन में वो इन्वेजिनेट हो गया और ज़्यादा एक्सटेंड हो गया, तो हमने उसे क्या कहा? एक्सटेंशन। किसका एक्सटेंशन बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। किसका एक्सटेंशन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन हम लोग देख रहे हैं और उसका नाम है बेटा मेसोजोम। क्या देख रहे हैं हम लोग? मेसोजोम। तो first plasma membrane extension is our mesosome and the second plasma membrane extension is our chromatophores. तो second plasma membrane extension is our chromatophores. अब आ जाते हैं बेटा पहले तो मेसोजोम्स पे। तो मेसोजोम्स के फंक्शन क्या क्या है? सबसे पहले तो ये इंक्रीज करेंगे बेटा सरफेस एरिया। देखो जब भी बेटा एक्सटेंशंस बनेंगे, इनवेजिनेशन हो या एक्सवेजिनेशन हो, सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। सोचो एक सरफेस पहले ऐसे चल रहा था, अब उसने क्या किया? ऐसे करके ऊपर की तरफ टर्न लिया और फिर आया, तो सरफेस तो एक्सटेंड हुआ ना। पहले सिर्फ इतना था, अभी इतना सरफेस जो एक्स्ट्रा इन्वेजिनेट या एक्सवेजिनेट हुआ है वो बढ़ा है, तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया बेटा। दूसरा फंक्शन जो आपके मेसोजोम परफॉर्म करेंगे, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है बेटा प्रोकैरियोट्स के पास, तो रेस्पिरेशन में हेल्प कर देंगे। तो आपके जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं वो कहाँ पे फिल्ड रहेंगे बेटा? मेसोजोम के पास। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स कहाँ पे फिल्ड रहेंगे? मेसोजोम के पास। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में हेल्प कर देंगे। तीसरा फंक्शन जो ये परफॉर्म करेंगे वो हो जाएगा सिक्रीशन। तो थर्ड फंक्शन विच दे परफॉर्म इज सिक्रीशन। कुछ भी चीज़ अगर आपके सेल को बाहर सिक्रीट आउट करनी है
तो इट कैन अकर ओनली विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ा सा पिंच ऑफ होके मतलब क्या, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ से मैंने इसके अंदर कुछ फिल किया, कट ऑफ किया और फिर वो बाहर रिलीज हो गया, तो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिक्रीशन में हेल्प करेगा बेटा। तो मेसोसोम की हेल्प से उसने सरफेस एरिया बढ़ाया, उसने रेस्पिरेशन किया, उसने सिक्रीशन भी करवाया। अब यही मेसोसोम आपके डीएनए के साथ अटैच भी हो सकते हैं, तो अटैचेस टू डीएनए। तो जब डीएनए से अटैच होंगे बेटा, तो डीएनए से अटैच हो रहे मतलब डीएनए रेप्लिकेशन में एंड उनके डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करेंगे। किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा? डॉटर सेल्स के अंदर। तो जब सेल डिवाइड कर रहा है, ये एक सेल है, इसका ये डीएनए है बेटा, यही सेल बड़ा हुआ, 2 डीएनए हो गए, डीएनए की कॉपी बनी, डीएनए की क्या फॉर्म हो गई? कॉपी। तो कॉपी फॉर्म हुई मतलब रेप्लिकेशन हो गया, राइट? कॉपी फॉर्म हुई मतलब क्या हो गया बेटा? रेप्लिकेशन। अब जैसे ही सेल डिवाइड करेगा तो ये डीएनए डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो मेसोसोम की हेल्प से, क्यों कह रहे हैं हम मेसोसोम? यहाँ पे एक स्ट्रक्चर इन्वेजिनेशन इसके साथ हमेशा अटैच रहता है, उस इन्वेजिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? मेसोसोम। तो आपका जो मेसोसोम है वो डीएनए के साथ अटैच होता है, अटैच होने के साथ साथ बेटा वो क्या परफॉर्म करते हैं? उनको हेल्प करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में, प्लस उन्हें हेल्प करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो ये सारे फंक्शन हमें याद रखने हैं इन मेसोसोम। मेसोसोम इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंशन। तो जब भी ये फॉर्म होते हैं बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 तरह से इन्वेजिनेट हो सकता है। पहला लैमेले, दूसरा बेटा ट्यूब्यूल्स, और तीसरा बेटा वेसिकल। तो वी कैन हैव 3 टाइप्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशंस। तो एट द टाइम ऑफ मेसोसोम कैन फॉर्म इन 3 वेज। पहला लैमेले आर फ्लैट स्ट्रक्चर्स, ट्यूब्यूल्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स एंड वेसिकल्स आर बैग लाइक स्ट्रक्चर्स। तो लैमेले, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स, ठीक है? तो ये हो गया बेटा मेसोसोम। अब आ जाते हैं हम लोग डायरेक्टली कहाँ पे बेटा? क्रोमैटोफोर्स पे। तो आपके जो क्रोमैटोफोर्स हैं ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही एक्सटेंशंस हैं, बट ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ध्यान रखना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दे आर फाउंड इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कहाँ पे मिलेंगे बेटा हमें ये? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कौन कौन से फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया? याद रखो बेटा, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी इज योर साइनोबैक्टीरिया। हम आगे की स्लाइड्स में लिख चुके हैं बेटा। तो ब्लू ग्रीन एल्गी का दूसरा नाम क्या है? याद रखेंगे, दैट इज साइनोबैक्टीरिया। दूसरा मेंबर यहाँ पे याद रखेंगे बेटा, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर। रंग भरो जिंदगी में, तो पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। सिर्फ आपके फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के पास प्रेजेंस दिखेगी क्रोमैटोफोर्स की। क्यों? ऐसा क्या स्पेशल है? ये आपके स्पेशल मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस हैं हु आर गोइंग टू स्टोर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। क्या स्टोर करेंगे बेटा? ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे जो आपके क्रोमैटोफोर्स हैं वो क्रोमैटोफोर्स आपको कहाँ दिखेंगे बेटा? तो वो क्रोमैटोफोर्स मुझे कहाँ दिख रहे हैं? वो क्रोमैटोफोर्स मुझे दिख रहे हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। दूसरा पॉइंट आपने यहाँ क्या याद रखा बेटा? कौन कौन से फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट है? तो जैसे ही हमें बोला जाए कौन से फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, आप आंसर क्या करेंगे बेटा? ब्लू ग्रीन एल्गी, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। 3 नाम आपने याद रखे, ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। क्या स्टोर करेंगे? फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं तो दे विल स्टोर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो देखिए आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन 2 तरह से इन्वेजिनेट हो सकता है बेटा। कौन कौन से? एक तो हो गया मेसोसोम, दूसरा हो गया क्रोमैटोफोर्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और अब हम देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाले स्ट्रक्चर्स हमने इन्वेजिनेशंस तो देख लिए, तो हमें साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या चीज़ें घूम रही है अभी तक थोड़ा बहुत पता चल गया है। एक डीएनए था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशंस थे, प्लाज्मिड था।
बट सेल की सरफेस के ऊपर क्या है वो तो हमने देखा ही नहीं। तो अब देखेंगे बेटा हम लोग सरफेस अपेंडेजेस। क्या देख रहे हैं हम लोग? सरफेस अपेंडेजेस, मतलब सरफेस से बाहर जो स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं वो देखने वाले हम लोग। कौन से स्ट्रक्चर्स? जो सरफेस के बाहर आएंगे। अब ऐसे बेटा टोटल 3 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं आपके प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। कितने स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं? 3। कौन कौन से 3 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं? सबसे पहले तो बेटा लिस्ट आउट करो। सबसे पहला स्ट्रक्चर है फ्लैजिला, सेकेंड वन इज पिलाई और पिली, एंड द थर्ड वन इज फिम्ब्रिए। तो 3 स्ट्रक्चर्स हैं बेटा जो सरफेस के बाहर आने वाले हैं। कौन कौन से? फ्लैजिला, पिलाई एंड फिम्ब्रिए। कौन कौन से बेटा? फ्लैजिला, पिलाई एंड फिम्ब्रिए। अब ध्यान देना बेटा, आपके जो फिम्ब्रिए हैं, कौन से वाले बेटा? फिम्ब्रिए, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। आपका पिलाई जो है वो भी बना हुआ है बेटा प्रोटीन से, और आपके जो फ्लैजिला है वो भी फॉर्म्ड है बेटा प्रोटीन से। तो ये तीनों स्ट्रक्चर्स कहीं ना कहीं प्रोटीन से फॉर्म्ड है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। ऑल दी सरफेस अपेंडेजेस आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। फिम्ब्रिए कैसे दिखते हैं बेटा वो पहले याद करेंगे हम लोग। फिम्ब्रिए कैसे दिखने वाले हैं वो पहले याद कर रहे हैं हम लोग। तो फिम्ब्रिए आर स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स। कैसे हैं? स्मॉल है। साइज कैसे हो गई बेटा? स्मॉल हो गई। ब्रिसल लाइक, ब्रिसल मतलब हम कैसे याद करेंगे? हम लोग याद करेंगे टूथब्रश। टूथब्रश की जो सरफेस होती है जिससे हम लोग ब्रश करते हैं हर रोज, राइट? तो उसके ऊपर देखना आप छोटे 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 हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, वो कहलाते हैं बेटा ब्रिसल्स। तो उन्हीं के जैसे पूरे बैक्टीरिया के सरफेस पे, पूरी प्रोकैरियोटिक सेल के सरफेस कवर्ड रहती है विद फिम्ब्रिए। तो स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स किस में हेल्प करते हैं? आपका बैक्टीरिया स्विमिंग पे निकला है, स्विम कर रहा है, वाटर स्ट्रीम्स में स्विमिंग कर रहा है, वो पास में कोई रॉक आ गया, उसे आराम करना है, तो अभी रॉक के साथ अटैच कैसे होगा? तो फिम्ब्रिए हेल्प करेगा उसे। तो इट विल हेल्प बैक्टीरिया टू अटैच विथ रॉक्स इन स्ट्रीम्स। कहाँ था वो बैक्टीरिया? वाटर स्ट्रीम्स में स्विमिंग कर रहा था, रॉक के साथ अटैच हो गया। दूसरा किसके साथ अटैच करेगा? वही बैक्टीरिया है आपकी बॉडी के अंदर या होस्ट की बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर स्विमिंग कर रहा है। तो ब्लड के अंदर जब स्विमिंग कर रहा है बेटा तो टिश्यूज के साथ अटैच होने में हेल्प करेगा, एक जगह पे एस्टैब्लिश होने के लिए अटैच करेगा, एक जगह पे रुकने के लिए अटैच करने के लिए हेल्प करेगा। तो हेल्प्स द बैक्टीरिया टू अटैच विथ रॉक्स एंड स्ट्रीम्स एंड टू होस्ट टिश्यूज। ये हो गया हमारा फिम्ब्रिए डन। तो फिम्ब्रिए में बेटा आपने 2 ही पॉइंट्स याद किए। पहला स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स, दूसरा अटैचमेंट में हेल्प करता है। कहाँ अटैचमेंट में हेल्प करता है बेटा? पहला रॉक्स के साथ जब स्ट्रीम में फ्लो कर रहा है, दूसरा टिश्यू के साथ जब होस्ट बॉडी में प्रेजेंट है। आ जाते हैं दूसरे इजी सरफेस अपेंडेज पे एंड दैट इज पिलाई। क्या है? कौन सा वाला है बेटा? पिलाई। फिर से तो सेकेंड सरफेस अपेंडेज इज पिलाई। पिलाई के बारे में जब हम लिखेंगे बेटा तो पिलाई इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, वो आपको पता चल गया। ठीक है, दे आर शॉर्ट इलोंगेटेड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स। कैसे स्ट्रक्चर्स हैं बेटा? ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स। तो शॉर्ट हैं, थोड़े से इलोंगेटेड हैं, प्लस वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। अब जब भी पिलाई प्रेजेंट होगा बेटा इट विल हेल्प इन कॉन्जुगेशन। ये कॉन्जुगेशन वो मेथड है बेटा जिससे आपका बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के साथ डीएनए को एक्सचेंज करता है। कॉन्जुगेशन क्या है बेटा? कैसे याद रखेंगे? मेक इट सिंपल। कॉन्जुगेशन वो मेथड है जिससे आपका द मेथड इन विच two bacteria are going to exchange their DNA is known as conjugation। तो वहां पे आपके पिलाई का रोल क्या है? 2 बैक्टीरिया के बीच में जो ब्रिज का फॉर्मेशन होगा, क्या फॉर्म होगा बेटा? ब्रिज, जिसके थ्रू आपका डीएनए ट्रांसफर होगा।
दैट ट्यूब इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ पिलाई। तो कॉन्जुगेशन ट्यूब फॉर्म करने में कौन हेल्प करेंगे बेटा? पिलाई। तो याद रखेंगे आपके पिलाई आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, शॉर्ट इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, दे आर गोइंग टू हेल्प इन कॉन्जुगेशन। आपके पिलाई का फॉर्मेशन तभी होगा जब एक स्पेशल प्लाज्मिड प्रेजेंट है उसके पास, और नाम है उस प्लाज्मिड का एफ प्लाज्मिड। तो एफ प्लाज्मिड कंट्रोल्स इट्स फॉर्मेशन। तो पिलाई का फॉर्मेशन बेटा कौन कंट्रोल करेंगे? तो आपके एफ प्लाज्मिड कंट्रोल करेंगे। कौन कंट्रोल करेंगे पिलाई का फॉर्मेशन? एफ प्लाज्मिड। तो ये पॉइंट हम लोग याद रखेंगे। अब आ जाइए बेटा फ्लैजिला पे। तो आपका जो फ्लैजिला है इट इज मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन। यहाँ पे बेटा हमें फ्लैजिलिन प्रोटीन का नाम याद आना चाहिए। फ्लैजिला, फ्लैजिला से ही मिलता जुलता वर्ड दैट इज फ्लैजिलिन प्रोटीन। तो ये जो हमारा प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला है, मार्क माय वर्ड्स बेटा, कौन सा फ्लैजिला? प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन। तो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन से 3 पार्ट्स? तो याद रखेंगे बेटा, सबसे पहला बेसल बॉडी which is again made up of 4 rings, LPSM rings। तो कुछ रिंग्स जैसी हैं जो साथ में अटैच होके बेस बना रही हैं फ्लैजिला का, तो इट इज नोन एज बेसल बॉडी। नाम दिया है हमने रिंग्स को LPSM। ठीक है। दूसरा कंपोनेंट जो फ्लैजिला का है बेटा वो है हुक। ठीक है, हुक कनेक्ट करेगा बेसल बॉडी को विथ फिलामेंट, और ये जो फिलामेंट है इट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन। फिलामेंट कैसा पोर्शन है पूरे फ्लैजिला का? लॉन्गेस्ट पोर्शन। तो लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ फ्लैजिला इज फिलामेंट। इफ फ्लैजिला इज प्रेजेंट योर बैक्टीरिया इज मोटाइल। अगर आपका फ्लैजिला प्रेजेंट है तो बैक्टीरिया मोटाइल है, अगर नहीं है तो बैक्टीरिया नॉन मोटाइल है। तो फ्लैजिला प्रोवाइड करता है बेटा मोटिलिटी। बाकी कहीं नहीं लिखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। वो सरफेस अपेंडेज बताइए जो मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो यू आर गोइंग टू आंसर इट इज फ्लैजिला। आपको पिल्लाई और फिम्ब्रिए को सिलेक्ट नहीं करना है। अगर बैक्टीरिया के पास बेटा फ्लैजिला प्रेजेंट है तो आपका बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। अगर फ्लैजिला नहीं है तो वो खुद से मूव नहीं कर सकता है। मान लीजिए वाटर करंट आया, उसके साथ वो आगे चला गया। बट अगर फ्लैजिला है तो वो खुद स्विम करके आगे जा सकता है। क्लियर है? तो इफ फ्लैजिला इज प्रेजेंट माय बैक्टीरिया इज गोइंग टू बी मोटाइल। ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर्स के, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे बेटा अब राइबोसोम्स। तो नाउ वी आर गोइंग टू सी राइबोसोम्स। यहाँ पे जो प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम प्रेजेंट है बेटा दे आर 70S। कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट है यहाँ पे प्रोकैरियोट्स के पास? 70S राइबोसोम। 70S में ये जो S है बेटा दैट S इज स्वेडबर्ग्स यूनिट। तो साइंटिस्ट का नाम क्या हो गया बेटा? स्वेडबर्ग। तो 70S राइबोसोम इज योर प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। S stands for स्वेडबर्ग यूनिट। साइंटिस्ट का नाम था बेटा स्वेडबर्ग। तो स्वेडबर्ग्स यूनिट भी कहते हैं इसे, और एक नाम देते हैं सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। तो और एक नाम दे सकते हैं बेटा सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। क्या मेजर करते हैं यहाँ से? तो इट हेल्प्स इन द मेजरमेंट ऑफ साइज एंड डेंसिटी। बट कैसे मेजर कर सकते हैं बेटा? इनडायरेक्टली। डायरेक्ट मेजर नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। तो एस रिप्रेजेंट करता है साइज एंड डेंसिटी, तो इट इज गोइंग टू हेल्प इन द मेजरमेंट ऑफ साइज एंड डेंसिटी। बट मेजरमेंट कैसा रहेगा बेटा? इनडायरेक्ट मेजरमेंट। प्लीज यू आर गोइंग टू रिमेंबर दिस पॉइंट। ठीक है। आपका जो 70S राइबोसोम है यहाँ पे इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 सब यूनिट्स। वन इज स्मॉल and another one is large। जो larger सब यूनिट है it is 50S
और स्मॉलर सब यूनिट को हम कहते हैं बेटा 30s। अभी के लिए फिलहाल ये आपके लिए नंबर्स हैं बेटा यूकैरियोटिक राइबोसोम्स में, वी आर गोइंग टू सी दैम इन डिटेल। तो यहाँ पे 70s राइबोसोम इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 सब यूनिट्स, एक है स्मॉलर सब यूनिट, दूसरा वाला है लार्ज। तो स्मॉलर सब यूनिट को नंबर हम देंगे 30s, लार्जर सब यूनिट को हम लोग क्या कह देंगे बेटा 50s। राइबोसोम आपके प्रोकैरियोटिक सेल में कहाँ पे मिलेंगे बेटा? तो राइबोसोम का अकरेंस आपके प्रोकैरियोटिक सेल में, राइबोसोम आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म। कहाँ पे मिलेंगे बेटा? पहला अकरेंस कहाँ पे है? साइटोप्लाज्म। साथ साथ में कहाँ पे अटैच रह सकते हैं? तो अटैच्ड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अटैच्ड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो 2 जगह पे अकरेंस बेटा, कौन कौन से 2 जगह पे अकरेंस? पहला साइटोप्लाज्म में और दूसरा कहाँ पे अटैच है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच है। अब समझिए बेटा राइबोसोम का फंक्शन है ये प्रोटीन सिंथेसिस। तो फंक्शन क्या है बेटा? प्रोटीन सिंथेसिस। तो आप राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कह सकते हैं। राइबोसोम को हम क्या कह सकते हैं बेटा? प्रोटीन फैक्ट्री। तो अगर मान लीजिए सेल को जल्दबाजी है, उसने एक सिंगल एमआरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम्स को अटैच कर लिया, ये हैं राइबोसोम्स। तो मेनी राइबोसोम्स व्हेन अटैच्ड ऑन सिंगल एमआरएनए, that structure is known as polysome, or you can call it polyribosome। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। सिंगल एमआरएनए व्हेन अटैच्ड टू मेनी राइबोसोम, that particular structure is known as polysome और it is also known as polyribosome। तो ये हो गया बेटा राइबोसोम का डिटेलिंग। राइबोसोम का स्ट्रक्चर फॉर्म किससे होता है? तो राइबोसोम इज मेड अप ऑफ rRNA एंड प्रोटीन्स। तो राइबोसोम किससे फॉर्म्ड है बेटा? rRNA एंड प्रोटीन्स। R स्टैंड्स फॉर रिबोसोमल। तो रिबोसोमल RNA एंड प्रोटीन्स मिलके बनाते हैं हमारे राइबोसोम का स्ट्रक्चर। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ बेटा प्रोकैरियोटिक सेल, द लास्ट पार्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल आपके आ जाते हैं इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज। सबसे पहला पॉइंट बेटा ये रिजर्व फूड मटेरियल है। तो रिजर्व फूड है, मेम्ब्रेन लेस है, मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी बात बेटा यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं कुछ, जैसे कि फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, एक्स्ट्रा फॉस्फेट आपने स्टोर कर लिया। दूसरा एग्जाम्पल साइनोफाइशियन ग्रैन्यूल्स, ठीक है। और तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे हो जाएगा बेटा ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। बट मेरे जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं उनके पास एक और इंक्लूजन बॉडी प्रेजेंट है एंड दैट इज गैस वैक्यूल। क्या है बेटा ये? गैस वैक्यूल। सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट है? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। आपको याद है बेटा कौन कौन से फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे? ब्लू ग्रीन एल्गी दैट इज साइनोबैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड योर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। तो पूरे सारे कंपोनेंट्स हम देख चुके हैं, बस एक बार इसे डायग्राम के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं। चलिए तो बनाते हैं एक सुंदर सा डायग्राम। रुक जाएंगे 2 मिनट बेटा, आप भी मेरे साथ ड्रॉ करेंगे डायग्राम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जस्ट अ सेकेंड, ये तो पूरा हमारा बेटा ग्रीन वाला सेल हो जाएगा, तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं वाइट कलर।
ठीक है, चलो ये कलर फिल नहीं करते हम लोग, एक काम करते हैं, कलर फिल नहीं करना हमें, हम बनाते हैं हमारे हाथ से। तो सबसे पहले तो बेटा आउटर मोस्ट बाउंड्री, द आउटर मोस्ट बाउंड्री वॉज ग्लाइकोकैलिक्स, जो था म्यूकस का कवरिंग। फिर इसके बाद बेटा आ जाएगा हमारा इसके अंदर वाला लेयर, एंड दैट इज सेल वॉल। तो ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर एक और लेयर है हमारा, एंड दैट लेयर इज सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर एक और लेयर है हमारा जो आउटसाइड एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट कर रहा था, एंड दैट वाज प्लाज्मा मेम्ब्रेन which is invaginated at some locations. The plasma membrane is going to show invaginations at some locations. फिर इसके अंदर बेटा हमारा हाईली कॉइल्ड डीएनए, तो ये है हमारा न्यूक्लियोइड। ये थर्ड लेयर था हमारा बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर हमने देखा बेटा 70S राइबोसोम प्रेजेंट है, तो इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, 70S राइबोसोम, एक स्मॉलर सब यूनिट, एक लार्जर सब यूनिट। थोड़े बना लेंगे हम, स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट। लेबल करेंगे बेटा 70S राइबोसोम। फिर क्या प्रेजेंट थे बेटा, थोड़े से इंक्लूजन बॉडीज, तो हम कुछ डॉट्स बना लेते हैं बेटा, मान लीजिए यहाँ पे, तो ये हो गए हमारे इंक्लूजन बॉडीज। ठीक है, फिर एक लॉन्ग फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर इज कमिंग आउट ऑफ द सेल, उसका बना लेते हैं बेटा बेसल बॉडी, एंड बेसल बॉडी में से एक लॉन्ग फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर इज कमिंग आउट, दैट इज फ्लैजेला। फिर सेल के पास प्रेजेंट थे बेटा कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, लेबल करते हैं उन्हें पिलाई। और प्रेजेंट है बेटा, और क्या प्रेजेंट है आपके, स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हमने ड्रॉ किए हैं दे आर फिम्ब्रिए। ये पूरी सरफेस को बेटा कवर कर सकते हैं, ये पूरी सरफेस को कवर कर सकते हैं। इस सेल के अंदर हम लोग एक और बना लेते हैं प्लाज्मिड, तो एक और स्मॉल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है विच इज नोन एज प्लाज्मिड। इस इन्वेजिनेशन को हमने क्या कहा था बेटा, मिजोजोम। और अगर एक और बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फिल्ड है आपके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, तो उसे हम कहेंगे क्रोमैटोफोर्स। तो ये देखो बेटा प्रोकैरियोटिक सेल का आपका डायग्राम हो गया डन। साथ साथ में ये जो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स यहाँ पे दिख रही है, इसे कैसे भूल सकते हैं, इट इज साइटोप्लाज्म। वी नो इट इज द मेन अरीना ऑफ योर सेल्यूलर एक्टिविटीज। तो आज की क्लास में बेटा हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल कंप्लीट किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, साथ साथ में हम लोग कुछ लेक्चर्स में बेटा क्वेश्चंस भी सॉल्व करते जाएंगे। तो आप यहाँ तक की अपनी नोट्स पूरी कंप्लीट लर्न करिए और आगे बढ़िए बेटा। थैंक यू।